सो बाबा साहब कहते हैं कि मेरे समाज में वी हैव क्लेवर पीपल एंड वी हैव सिंसियर पीपल बट नॉट बोथ। ये दो क्वालिटी एक ही के अंदर नहीं होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। ये क्लेवर कौन होता है? वो अपने जीवन में मेरा पेट भर ले, मेरा घर बनाऊंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं कमाऊंगा, ये क्लेवर आदमी होता है। ये अपने आप का बचाव करता है विथ ए मोरलिस्टिक सेल्फिशनेस, वो क्लेवर होता है। सिंसियर कौन होता है? ये गधा होता है। बहुत अच्छा आदमी होता है, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं किसी को हानि नहीं करूंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं सबसे अच्छा रहूंगा, ये सिंसियर आदमी होता है। ये दो सेनेटर्स होते हैं अमेरिका में, इधर अपने ब्रिटेन में भी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो है जो वकील होते हैं। इंडिया में भी पहला जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसमें भी मेजॉरिटी लॉयर्स थे, आंदोलन करने वाले लॉयर्स थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स अगर आप देखें उसमें जो एक्सेम्पलरी व्यू पॉइंट्स जो रखे गए, अभी भी अपन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को कोट करते हैं। प्रोफेशंस कौन से है? नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 वकील। नंबर 2 वकील इसलिए बना क्योंकि वकील ये जानता है कि अपना लाइफ महत्वपूर्ण होता है, ईगो नहीं, इसलिए डॉक्टर नंबर 1 हो गए। तो ये दो जो प्रोफेशंस है, बाबा साहब कहते हैं, कोई वक्ता बता रहे थे बात करते समय कि 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील आ गए समाज में। वो समाज को देखने के आंख उठाने के पर भी लोग डरेंगे। मेरा हिंदी इतना अच्छा ठीक नहीं है, थोड़ा जेल लेना मुझे थोड़ा जेल लेना मुझे अदरवाइज आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो दोस्तों, पहले फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे मॉर्निंग सेशन से लेके हम बहुत सारे मुद्दे आज डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं ये जो सेशन की जो मेन मुद्दा अपने सामने है, रोल ऑफ लॉयर्स इन एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉयर्स इज अ प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल मूल निवासी बहुजन एजिटेशन फॉर लिबरेशन। ये दो मुद्दे पर मैं अपने ये बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग सत्र से जो बात आपके सामने प्रस्ताव रखी गई उससे कुछ मुझे नहीं लगता है कि कुछ बच गया मेरे लिए। तो उस समय अपन बहुत ही पेक्युलर सिचुएशन में, केवल भारत में बल्कि पूरा दुनिया में भी एक ऐसा ट्रेंड, राइट विंग ट्रेंड चल रहा है। पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड पॉलिटिकल इन्फेंटलिज्म, रादर ये पॉलिटिकल इन्फेंटलिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एवरीडे बढ़ते जा रहा है। और इसका दुनिया में हर देश में इसका विक्टिम जो होता है वो उस देश का पिछड़ा वर्ग का आदमी हो सकता है। वो कई ब्लैक हो सकता है, किसी इस्लामिक कंट्रीज में थोड़े छोटे छोटे सेक्ट है, माइनॉरिटीज़ है, वो हो सकता है, इधर अपने बहुजन मूल निवासी हो सकते हैं। बट इसके जो विक्टिम्स होते हैं, ये मेजॉरिटेरियन राइट विंग्स के और ये इन्फेंटल पॉलिटिक्स के जो विक्टिम्स होते हैं, ये विक्टिम्स खास करके बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं, उनका नाम कुछ भी हो जाए। दुनिया भर में एक ट्रेंड, आप कौन सा भी दुनिया में, कौन से भी देश में अगर आप देखें तो लॉ मेकर्स मोर देन 40%, मोर देन 50% ऐसे देश है केवल वकील होते हैं। वो सेनेटर्स होते हैं अमेरिका में, इधर अपने ब्रिटेन में भी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो है जो वकील होते हैं। इंडिया में भी पहला जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसमें भी मेजॉरिटी लॉयर्स थे, आंदोलन करने वाले लॉयर्स थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स अगर आप देखें उसमें जो एक्सेम्पलरी व्यू पॉइंट्स जो रखे गए, अभी भी अपन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को कोट करते हैं। इतना एक्सेम्पलरी
जो ओपिनियंस एक्सप्रेस करे, ये सारे लॉयर्स थे। मैं ये इंडिकेट नहीं कर रहा हूं कि नॉन लॉयर्स के अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी, मैं बल्कि ये कह रहा हूं कि एक लॉयर के ऊपर स्किल भी होगा, नॉलेज भी होगा और न्याय शास्त्र का समझदारी होगा। बाकी के लोग से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा लीगल नॉलेज के वजह से वी आर अ लिटिल प्रिविलेज्ड क्लास। तो ये जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल क्लास हम कहते हैं, ये बाबा साहब के दृष्टि से अगर कहना है तो ये क्लेवर लोग हैं, वी आर क्लेवर पीपल। बट आर वी सिंसियर? सो बाबा साहब कहते हैं कि मेरे समाज में वी हैव क्लेवर पीपल एंड वी हैव सिंसियर पीपल, बट नॉट बोथ। ये दो क्वालिटी एक ही के अंदर नहीं होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। ये क्लेवर कौन होता है? वो अपने जीवन में मेरा पेट भर ले, मेरा घर बनाऊंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं कमाऊंगा, ये क्लेवर आदमी होता है। ये अपने आप का बचाव करता है विथ ए मोरलिस्टिक सेल्फिशनेस, वो क्लेवर होता है। सिंसियर कौन होता है? ये गधा होता है, बहुत अच्छा आदमी होता है, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं किसी को हानि नहीं करूंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं सबसे अच्छा रहूंगा, ये सिंसियर आदमी होता है। ये दोनों के दोनों समाज के लिए एक नया पैसे के लिए कोई उनका योगदान नहीं होगा। आप जितना भी क्लेवर हो, इट्स यूजलेस इफ यू आर इनसिंसियर। आप जितना भी सिंसियर हो, इट्स यूजलेस इफ यू आर नॉट क्लेवर। सो ये दोनों क्वालिटी साथ में हमारे समाज में होना चाहिए। इसका निर्माण कैसा करें, ये बाबा साहब के समय में उन्होंने सवाल उठाए थे। आज के परिस्थिति में क्या हमारे सामने ऐसा सिंसियरिटी क्लब्ड विथ क्लेवरनेस है? बहुत सारे वक्ता विद ड्यू रिस्पेक्ट मॉर्निंग से बता रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत तारीफ कर रहे थे, और उसके साथ साथ में ये कह रहे थे कि ये फला रूल कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत ढांचा है। हिंदी करेक्ट है? मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नितिन जी नहीं है। I was having a conversation with him. So मैं ये बोल रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट स्टूपिड डॉक्ट्रिन एवर प्रपोज्ड बाय जुडिशरी। मैं बताता हूं आपको क्यों। आज तक आप मुझे एक ऐसा जजमेंट दिखा दीजिए, एक कोई भी कमेंट्री दिखा दीजिए, एनी साइटेशन, आप पूरा SEC AIR सब पढ़ लीजिए, एक ऐसा मुझे कोई भी एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कभी भी बहुजनों के सेफगार्ड करने के लिए आया। एक जजमेंट दिखा दीजिए, मुझे चैलेंज कर देता हूं मैं। कभी अगर ओबीसीओं को रिजर्वेशन देने की मामला है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का मुद्दा है। NJSC बना, उसमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा जजेस को, नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का मामला है, आप टच नहीं कर सकते। आज तक शो में वन जजमेंट, इतने लॉयर्स बैठे, एक भी जजमेंट आप कभी भी सोचे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाकर हमको इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के पहले संविधान को कोई प्रोटेक्ट नहीं करे थे? दुनिया के इतने संविधान है, दुनिया के इतने संविधान में अपना कोई डॉक्ट्रिन को लिया? हमने इंग्लिश लॉ से बहुत सारे डॉक्ट्रिन को लेके हम अप्लाई करते रहते हैं। इतना अगर ये महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन था तो क्या दुनिया के और भी देश इसको अडॉप्ट करें? एक एग्जाम्पल दिखा दें मुझे। ऐसा क्यों है? हम सोचे कभी क्यों? वी आर ऑल द विक्टिम्स ऑफ प्रोपेगेंडा। हम मीडिया में दिखाते हैं, ये प्रोपेगेंडा के विक्टिम्स बन चुके हैं, मेजॉरिटेरियन माइंडसेट के विक्टिम्स बन चुके हैं। क्योंकि ये मीडिया जो है, ये मेजॉरिटेरियन माइंडसेट को प्रमोट करने वाला मीडिया है। सो जो भी
हमको कोर्ट्स के बारे में, जजेस के बारे में बताया जाता है, हम उसको ऐसे ब्लाइंडली मान लेते हैं। क्यों? एक भी आदमी बैकवर्ड क्लास माइंडसेट से, अंबेडकराइट माइंडसेट से आप कभी भी बड़े बड़े जर्नल्स में लिखते हुए देखा? अपना नितिन जी, आपके उनके ट्विटर फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। जुडिशरी का एवरी डे इतना वो ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो नहीं लिख सकते? किसी ने वो बड़ा बड़ा बार एंड बेंच, लाइव लॉस, शायद उनका रिपोर्ट कुछ हो गया, आपका हो गया ना नितिन जी? तो ये जो ओपिनियन शेयर करते हैं, ये मेजॉरिटेरियन ओपिनियन जो प्रो गवर्नमेंट होता है, प्रो मेजॉरिटेरियन माइंडसेट होता है, वो ओपिनियन को हमारे ऊपर थोपा जाता है। हम वकील होते हुए भी हम सरेंडर कर ले रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हम पढ़े लिखे लोग हैं, काले साहब बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग नहीं, लिखे पढ़े लोग हैं। सो हम लिखे पढ़े लोग हो जा रहे हैं दिन ब दिन। बहुत सारे ऐसे इंटरनली जुडिशरी के अंदर जो इश्यूज है, उसको डील करने के लिए ये नेशन वाइड प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जा रहा। ये एक पार्ट है कि जुडिशरी के अंदर जो मामले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस है, उसको डील करेंगे। बट हमारा जो मेन उद्देश्य होगा, वो उद्देश्य ये होगा कि आने वाला समय में, अभी आप देख लीजिए, 1-2 दिन की पहले की बात है, मीडिया में दिखाया जाता है कि मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट पीआर एजेंसी है क्लीन चिट देने के लिए? पीआर एजेंसी है? कौन देता है क्लीन चिट? कोर्ट लिख कर देते हैं क्या, मोदी यू हैव गॉट क्लीन चिट? इट्स ए मीडिया लैंग्वेज। हम सब उसको सरेंडर कर लिए। स्टेट उनका है, स्टेट कुड नॉट प्रूव हिज गिल्ट, स्टेट्स फेल्यूर, इट्स अ फेल्यूर ऑफ द स्टेट। क्लीन चिट कहां से आ गया? तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो दोस्तों, ये जो वे ऑफ थिंकिंग है, थिंकिंग पैटर्न है, ये थिंकिंग पैटर्न जब होता है, तब हमारे विचारधारा, हमारे एकेडमिक्स के भी पार्ट होते हैं, हमारे एवरीडे डे टू डे लाइफ के पार्ट होते हैं, और एवरीडे हम जो अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसके पार्ट होते हैं। तब ही हम ये वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। ये वे ऑफ थिंकिंग, ये एटीट्यूड डेवलप करने के लिए हमको संगठन का जरूरत है। क्यों? मैं अपने आप में अकेले सोच लेता, अकेले मैं घर में बैठ के लिख लेता, दुनिया को मैं कुछ बताता नहीं, दुनिया में मेरे घर के बाजू में कौन है मुझे पता भी नहीं है, तो समाज बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। सो फंडामेंटल पॉइंट इज, हम संगठन बनाते हैं, पर संगठन बनाने के बाद में करते क्या है? संगठन बनाने के बाद में करते क्या है? बेसिक लैंग्वेज बाबा साहब को समझने के लिए वो हमारे पास में नहीं है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं, ये थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हो जाएगा, बट इट माई इंडिपेंडेंट ओपिनियन। हम एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, माई फाइनल वर्ड्स टू यू, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, बाबा साहब कहते थे। तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में क्या कर दिया? शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। उसका एसेंस वो नहीं था। एसेंस वाज, ऑर्गेनाइज का शब्द का एक मतलब यह होता है व्यवस्थीकृत करना। उनका उद्देश्य जो था, एजुकेट करना। एजिटेशन मतलब झंडा पकड़ के रास्ता रोको करके मोदी डाउन करना नहीं होता है।
एजिटेशन ऑफ द माइंड्स, मीटिंग ऑफ द माइंड्स होता है, एजिटेशन ऑफ द माइंड्स। हमारे विचारधाराओं में एक लाइक माइंडेडनेस, एजिटेटिवनेस आना चाहिए। उससे रिजल्ट क्या होगा? व्यवस्थीकृत होगा, व्यवस्था निर्माण होगा। सो ये ऑर्गेनाइज का शब्द जो है ये व्यवस्था निर्माण का पार्ट था। तो हम बेसिक समझने के, बाबा साहब का जो विचारधारा थे, पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। पर हम क्या करते हैं? डेंटेड, पेंटेड, बोरोड, कट एंड कॉपी, गूगल, ये सारा नॉलेज लेके हम ये मान लेते हैं कि बाबा साहब ने ये कह दिया। पूरा देश भर का यही हाल है। तो इसको, ये सोच को बदलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर है। तो हमने एक ट्रायल बेसिस में एक आंध्र प्रदेश में हमारे डॉक्टर आरोग्य इधर बैठे हुए साइकियाट्रिस्ट है, डॉक्टर अपने गवर्नमेंट डॉक्टर है, प्रोफेसर। एक प्रोग्राम हमने आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया। वो प्रोग्राम ये है कि कॉलेजेस में जाकर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए पढ़ाना शुरू कर दिए क्योंकि किताबों में जो एकेडमिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में केवल आपका राइट्स, वो भी बहुत लिमिटेड, चेंज्ड, ओपिनियनेटेड सिलेबस है। आप सिलेबस देख लीजिए। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि चलो एक ट्रायल बेसिस में एक असेसमेंट करते हैं, एक ट्रायल ये करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर हम कॉलेजेस जाना, प्रोफेशनल कॉलेजेस जाना, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस गए थे। मैं तो एक स्कूल भी गया था तेलंगाना में। उधर जाके जब कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना शुरू किया, बच्चों के लिए करा था। तो सिंपल से सवाल ये था कि आपको क्या पता है, आपको लॉ आपको पैदा होने के पहले से आपको प्रोटेक्शन देगा और आपके मरने के बाद में भी आपको लॉ प्रोटेक्ट करेगा? ऐसा सवाल मैंने उठाया था। फिर जब ये टीचर्स सुनते थे, लेक्चरर्स सुनते थे, वो आके बोलने लगे कि हमको ये पता ही नहीं था, आज तक हम ये सोचे भी नहीं थे, आज तक हमको ये पता नहीं था कि संविधान में ये सारा है। हम एवरीडे करते हैं, रूटीन ये सारे काम करते हैं, हमको पता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम ये बहुत पहले से बोल चुका है। दोस्तों, हम जब हमारे हाथ में, चलो ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंस हमारा है या नहीं, ये अलग डिबेट है। अगर एक समुदाय के पास कुछ चीज नहीं होता है, देश के पास में फ्रीडम नहीं था, तो हम फ्रीडम की लड़ाई लड़ लिए है, फ्रीडम की लड़ाई लड़ लिए, हमको फ्रीडम मिल गया। फ्रीडम नहीं था तो हमको फ्रीडम मिल गया। आज के तारीख में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, इतने सारे 1800 1900 एक्ट्स है, इतने सारे राइट्स हमारे पास है। हम किस लिए लड़ रहे हैं? जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए लड़ रहे हैं। दुनिया में कभी आप देखें जो चीज ऑलरेडी आपके पास उपलब्ध है उसके लिए आप फिर से लड़ रहे हैं, तो किससे लड़ रहे हैं? तो इसका कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ गया? लॉ में तो है। तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन देते समय कहते हैं, ऑन दिस डे ऑफ 26 जनवरी, वो नवंबर में था उस समय 1950, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ये? जो संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया, संविधान में जो एसेंस दिया गया, वो संविधान, समाज कभी भी ये संविधान को डिनाई करते रहेगा। संविधान के और समाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। और बाबा साहब वार्न करते हैं। मुझे तो आज के तारीख में मैं बाबा साहब के ऊपर मैं पिटी करता हूँ। हिंदी में क्या बोलते सर वो? दया करता हूँ। क्यों बोलो मैं? क्यों? बाबा साहब इतने अच्छे आदमी थे, वो ऐसा सोच लिए, उसमें वार्निंग भी देते, अगर ये बहुत दिन चला तो इसके जो विक्टिम्स हैं
ये सिस्टम को ब्लो अप कर देंगे। हम इतने बेवकूफ निकलते उनको पता ही नहीं था, वो वार्निंग दे चुके थे। हाउ लॉन्ग वी शैल कंटिन्यू टू हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट बोल के आप पढ़ लीजिए उस दिन का स्पीच। हम ब्लो अप करने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट को? तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक अलग बात है। ये जरूरी नहीं है कि हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही हो। ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कभी पढ़े? ब्रिटिश का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। क्या उधर मौलिक अधिकार नहीं है? इंग्लैंड में मौलिक अधिकार नहीं है? इंग्लैंड में रिसेंटली इंडियन कास्ट सिस्टम के ऊपर भी इंग्लैंड पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया गया। भारत के लिए अपमान था वो। अभी तक कंटिन्यू कर रखे ये फिल्थ को। तो कॉन्स्टिट्यूशन उधर लिखा हुआ ही नहीं है, पर उधर पूरा ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हम एंजॉय करते हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनके पास है। क्यों है? क्यों कि उनके अंदर ये एक क्वालिटी है कि समाज में मेजॉरिटी लोग ये मानते हैं कि ये मेरा देश है, ये मेरा देश है और ये आदमी मेरा देश का नागरिक है, ये मेरा भाई हो सकता है। ये फ्रेटर्निटी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट इनबिल्ट ये सोसाइटी में ग्रो होता है, डेवलप होता है। भारत में आप देख लीजिए, आप दिल्ली में किधर भी रहो, कोई भी आपके टाउन में, आपके दुनिया में रहो, आपके घर के बाजू वाला, तेलंगाना में एक बार अखिलेश यादव को बुला के यादव सम्मेलन करे थे हैदराबाद में। तो वो अखिलेश यादव का ना हिंदी उसको समझ में आती, ना इसका तेलुगु उसको समझ में आता। तो अखिलेश यादव को बुला के यादव सम्मेलन कर दिए थे। उसके घर के बाजू में जो चमार बैठा हुआ है वो बोलता कि ये मेरा नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश बैठा हुआ वो मेरा यादव है। कश्मीर का ब्राह्मण ये मानता है कन्याकुमारी में ब्राह्मण मेरा है। अभी अब मेरा दोस्त इधर स्टालिन बैठे हुए हैं। अभी स्टालिन तमिलनाडु से है, उनका कोई XYZ कम्युनिटी होगा। अगर अभी मुझे पता चला कि उनका कम्युनिटी मेरा कम्युनिटी एक है, बजा के उनसे गले लग जाऊंगा। और इमीडिएटली अगर ये मेरे कम्युनिटी से नहीं है तो मैं बोलूंगा कि ये हमारा तालुका नहीं रखते हैं। तो ये जो मेसअप जो क्रिएट कर रखा है जाति व्यवस्था ने, ये कभी भी, ये व्यवस्था कभी भी अक्रॉस द कॉन्टेक्स्ट आप देख लीजिए, कभी भी डेमोक्रेसी को ये बचने नहीं देगा, ना चलने देगा। ये जो कॉर्पोरेट सेंटिमेंट्स है, बाबा साहब कहते हैं कि भारत में थाउजेंड्स ऑफ नेशंस है। क्यों? नेशन इज, एवरी कास्ट इज ए नेशन। हमारा एक कंट्री है। कंट्री इज व्हाट? अ पॉलिटिकल बाउंड्री। नीचे समंदर है, वो बाउंड्री हो गया। इधर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चाइना है। ये पॉलिटिकल बाउंड्री जो है दैट इज कॉल्ड ए कंट्री, ए पॉलिटिकल कंट्री। बट व्हाट इज ए नेशन? राज्य। नेशन को क्या बोलते सर? राष्ट्र। राज्य और राष्ट्र, इन दोनों के बीच में अंतर। तो भारत ऐसा देश है कि एक ही देश में लगभग 7,000 देश है, राष्ट्र है 7,000, क्योंकि हर जाति एक एक राष्ट्र है। वो मानता है कि ये मेरा जाति है, वो कभी भी नहीं मानता कि ये मेरा देश है। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट को निकालने का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है, खास करके लॉयर्स कम्युनिटी के ऊपर है। जो ये मोरल ऑब्लिगेशन हम कैरी करते हैं, इसको देश भर में एस्टैब्लिश करने का हाईएस्ट मोरल ऑब्लिगेशन आज के तारीख में लॉयर्स के ऊपर है। तो इसको कैसा इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए संगठन बनाना हम चाहते हैं। और ये मौके पर मैं ये भी बताना चाहता हूं
कि बामसेफ, आप हैंडबिल देख लिए तो हैंडबिल के ऊपर है बामसेफ स्पॉन्सर्ड। बामसेफ स्पॉन्सर्ड। तो मैं ये स्टेज से ये क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं, ये मीटिंग बामसेफ के फिलॉसफी, बामसेफ के आइडियोलॉजी उधर से हम अडॉप्ट करें और बामसेफ के आइडियोलॉजी को समाज में लेकर जाने के लिए, सोशल एंड पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के लिए ये लॉयर्स एसोसिएशन बामसेफ के आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया। पर बामसेफ ये संगठन को कंट्रोल नहीं करेगा, ये संगठन इंडिपेंडेंट रहेगा, ये संगठन लॉयर्स का रहेगा। लॉयर्स कमिटी इसको डिसाइड करेंगे, लॉयर्स देश भर में इसको कैसा चलाना, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इसका सिस्टम क्या होगा, ये लॉयर्स तय करेंगे। बामसेफ हमारा एक गाइडिंग फैक्टर होगा। बामसेफ के जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, ये हमने खुद अडॉप्ट कर लिया है, ये हमारा गाइडिंग फैक्टर होगा देश भर में। जब जब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी चाहिए होता, उस समय बामसेफ गाइड करेंगे। और ये फ्रेंडशिप से मोर ऑफ एन अलायंस टाइप, एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन तरह नहीं, लॉयर्स एसोसिएशन विल बी एन एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट एसोसिएशन जस्ट लाइक इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो ये जो सिस्टम है, जो इंडिपेंडेंस है, ये इसमें होगा, हमारे ये संगठन में होगा। दोस्तों, मैं कंक्लूड करने के पहले, ये क्लैरिटी देकर कंक्लूड करने के पहले कुछ ऐसा बात टच बेस करूंगा, क्योंकि हमारा समय ख़त्म होने आ रहा है। एक दो मुद्दे हैं, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को छेड़कर छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दिया, मुझे 4-5 घंटा चाहिए। तो एकेडमिक डिबेट है, वो कैसा हमारे फ्यूचर को, बहुजनों का लाइफ को कंट्रोल कर रखा है, आज तक हमारे यूज़ में कभी नहीं आया है, ये और एक मौके पर मैं बताऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, एडवोकेट। ये एडवोकेट है कौन? बैंड पहन लिया, काला कोट पहन लिया, गाउन पहन लिया, फुल बैंड्स में आ गया तो एडवोकेट है कौन? ये एडवोकेट किस चीज़ का एडवोकेट है? एडवोकेट एक्ट में डेफिनेशन जो दिया गया, वो डेफिनेशन के तहत में एनरोल कर लिया तो एडवोकेट। बट वाई आर वी कॉल्ड एडवोकेट्स? किसके एडवोकेट हैं हम? समाज के अंदर जो इनहेरेंट प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है, रूल ऑफ लॉ, ये पब्लिक राइट्स अपहोल्ड करने का, एंड ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने का रिप्रेजेंटेटिव से है। क्यों? एक आदमी के ऊपर पूरा स्टेट बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए आपको क्रिमिनल लॉ में कभी भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, बहुत सारे एडवोकेट से समझ लेते हैं आप, बेनिफिट ऑफ डाउट इज गिवन टू द एक्यूज्ड। क्यों? वो सीसीटीवी में अगर दिख भी गया वो मर्डर कर दिया, तो अगर कुछ भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया तो उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का प्रिंसिपल ये है कि स्टेट बहुत पावरफुल है, वो स्टेट को डिफेंड कर रहा है। एंटायर स्टेट मशीनरी, मैकेनिज्म, पुलिस, सब उसका स्टेट का है। और किसके खिलाफ में है? एक आदमी के खिलाफ में है। वो एक आदमी को बचाने का, ये एक आदमी को रिप्रेजेंट करने का ये सिस्टम, रूल ऑफ लॉज, एविडेंस एक्ट, ये सब जो बने, ये इसी प्रिंसिपल के आधार पे बने। तो हम, ये स्टेट उतना पावरफुल है, ये मिसयूज कर सकता है। वो मिसयूज हमारे ऊपर, दुनिया के हर कंट्रीज के जो पिछड़े वर्ग लोग हैं, जो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज है, वो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज के ऊपर हमेशा होते रहता है। तो ये कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिक्स अगर अपन देखें तो प्रधानमंत्री को आपके लैंग्वेज में क्लीन चिट मिलता है, इमीडिएटली नेक्स्ट डे डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी अरेस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट अरेस्ट होते हैं, सब अरेस्ट होते हैं। क्यों ये एक मैसेज देना चाह रहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो
हमारे अंदर जो ये जो फियर साइकोसिस डेवलप करने का जो परिस्थिति है, तो इसका कॉन्फिडेंस कैसा देते हैं, कौन कॉन्फिडेंस दे सकते हैं? ये केवल एडवोकेट कम्युनिटी हु स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल और द राइट्स एज सच, केवल यही एक कम्युनिटी है जो नागरिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है। सो ये कोई साधारण छोटा काम नहीं है। आने वाला समय में जैसे काले सर बताए थे, प्लानिंग हमारे जब बात हो रही थी, इस सारे चीज़ों को प्लानिंग हो रही थी, तो उसमें स्टूडेंट लेवल के, कॉलेज लेवल में संगठन बनाने की, जूनियर एडवोकेट्स के एक संगठन बनाने की, मतलब जूनियर एंड सीनियर ऐसा कुछ नहीं है, बट एडवोकेट्स में कॉलेज से फिर प्रैक्टिस में जब आते हैं, ये ट्रांजिशन कैसा होगा, हमारे संगठन क्या होगा, स्टूडेंट्स के संगठन क्या होगा, कैसे मिलकर काम करेंगे, ये नेशन वाइड एजिटेशन में कन्वर्ट करने का कैसे क्या तरीका अपनाएंगे, ये सारे बहुत सारे विषय पे हमारे चर्चा हुई थी। क्योंकि दोस्तों, बाबा साहब एक बहुत खास बात कहते हैं, टू बिल्ड ए सक्सेसफुल रेवोल्यूशन, हम रेवोल्यूशन निर्माण करने के लिए, एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए? बाबा साहब कहते हैं, देखिए ब्राह्मणों का स्ट्रैटेजी क्या होगा? आज के तारीख में अगर देश में मुसलमान नहीं है तो आरएसएस का, बीजेपी का रोजी रोटी खत्म है, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा है ही नहीं पोलराइजेशन के लिए। तो ये जो रिएक्टिव पॉलिटिक्स है, ये जो हेट्रेड स्प्रेड करके हमारे तरफ लोगों को खींचने का, किसी की बुराई करके हमारे तरफ लोगों को लेने का, ये जो ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स है, ये बाबा साहब कहते हैं कि ये सक्सेसफुल रेवोल्यूशन को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, एजिटेशन को बिल्ड कर सकते हैं। हम एजिटेशन कर सकते हैं किसी के खिलाफ जाकर, बट रेवोल्यूशन बिल्ड नहीं कर सकते। तो टू बिल्ड अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट जस्ट द डिसकंटेंट, इट्स अ थरो, प्रोफाउंड and deeper understanding of one's own socio political and economic rights। तो हमारे जो राइट्स है, हमारे बुद्धा का भी यही कहना था कि हमारे जो राइट्स है, हमारे जो सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स है, ये राइट्स के ऊपर हमारा जब कन्विक्शन होगा, हम ये लाकर ही रहेंगे, हमारा राइट्स को हम लेकर ही रहेंगे। ये कन्विक्शन हमारे सक्सेसफुल रेवोल्यूशन के तरफ ले जा सकता है। किसी के विरोध में जाकर हम एजिटेशन खड़ा कर सकते हैं, रेवोल्यूशन कभी भी नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये जो सिद्धांत को रेस्पॉन्सिबल तरीके से लेकर जाने के लिए हमें ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की ज़रूरत है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की ज़रूरत है। देखिए, आज एकेडमिक्स में योगा डे डाल दिया, या कोई और XYZ, उनके RSS के हर दिन एक नया कुछ आते रहता है। किताब सेकंड क्लास, थर्ड क्लास किताब अगर मैं देखा, उसमें जाति व्यवस्था का ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं। मतलब अ से फॉर एग्जांपल A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसा है। अब ये हिंदी में, मेरा सिस्टर का बेटी वो CBSE केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, वो हिंदी मैंडेटरी होता है ना उनको। हमारे पास तो ऐसा साउथ इंडिया में हिंदी छोटे जब मैंडेटरी नहीं है, तो ये जो हिंदी मैंडेटरी है CBSE सिलेबस में, वो किताब लेकर देखा, वो उसमें है द से धोबी, ऐसी है किताब में लिखा हुआ है। जातियों का नाम कम से कम 6-7 जातियों का नाम है। A फॉर एप्पल जैसे द से धोबी लिखा हुआ है, और म से मोची लिखा हुआ है। ऐसे कई जातियों का नाम है किताबों में। तो क्या सिखा रहे हैं हम पीढ़ियों को? तो हमारे ऊपर ये एकेडमिक लेवल में थॉट प्रोसेस को अगर चेंज करना है, एकेडमिक लेवल में अगर थॉट प्रोसेस को चेंज करके वे ऑफ थिंकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डेवलप करना है, तो हम किधर से स्टार्ट करना है? स्कूल से स्टार्ट करना है। उधर से जनरेशन शुरू होगा, और ये जनरेशन शुरू होके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम कब डेवलप करेंगे? इट्स ए जनरेशन फाइट।
सो हम ये एक कम से कम हमारे जीवन में 5 इयर्स का भी एक जनरेशन ले लिए तो कम से कम हम 10 to 15 जनरेशन हम क्रिएट कर सकते हैं एवरेजली 10 to 15 जनरेशन वी कैन क्रिएट 10 जनरेशन एटलीस्ट 50 साल भी हम अगर जी लिए 20 साल के उम्र में 70 या 50-30 इयर्स भी लगा लिए तो हम मैक्सिमम जनरेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। वो जनरेशन अपना आपका काम वो नेक्स्ट पीढ़ियों को लेकर जाएगा। तो ये सारा काम करने के लिए दोस्तों बामसेफ का आइडियोलॉजी को हम साथ में लेकर जो बाबा साहब कांशीराम और बुद्धा महात्मा फूले इन सब का आइडियोलॉजी हम साथ में लेकर ये आइडियोलॉजिकल सोशियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में हमको पीढ़ियों को निर्माण करने की आवश्यकता है। इस दिशा में वकीलों का संगठन अगर नहीं है, हमारे लोगों को आप मानकर चलिए कोई भी आगे आकर एजिटेशन करने के लिए सड़क पे उतरने के लिए तैयार भी नहीं होगा आने वाला समय में। आप मेरा वर्ड्स मार्क कर लीजिए। आज भी मैं ये स्थिति बार एसोसिएशंस में देख रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग मुझे मेरे से एग्री भी करेंगे। एक ज़माना ऐसा था कि अगर हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज एडवोकेट्स के खिलाफ में कुछ जाते थे या कुछ ऑर्डर्स नहीं देते थे या एरोगेंटली उनसे डील करते थे, उनका मैटर्स लिस्ट नहीं करते थे, अगर ऐसा होता तो एडवोकेट्स जजेस से लड़ते थे। आपके महाराष्ट्र में उनको गोली मार दिया था, क्या नाम सर उनका? एडवोकेट लोहिया। नहीं वो आरएसएस वाले गोली मार दिए थे ना कलबुर्गी के पहले। नहीं एडवोकेट थे। तो वो एडवोकेट साहब थे, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो कोर्ट में उनका इंस्पिरेशन से मैं भी किया था। वो कोर्ट में जाकर जज को बोल रहे हैं आई विल नॉट आर्ग्यू बिफोर यू, यू आर ए करप्ट जज। महाराष्ट्र के थे और उनको गोली मार दिया गया। पानसरे कॉमरेड गोविंद। सो उनको वो बोले थे, जज के सामने बोले थे कि यू आर ए करप्ट जज, आई विल नॉट आर्ग्यू बिफोर यू। तो मैंने भी एक आर्ग्यूमेंट करते समय जज को मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा, मेरा डिस्पेटफुल देखिए, उनको ये बताना पड़ा कि प्राइमा फेसी क्या होता है। तो मैं एक 10 मिनट समझाने के बाद में अभी मुझे समझ में आ गया कि अभी इनको इतना समझदारी नहीं है, नए जज बने तो इतना समझदारी नहीं है। तो मैंने उनको सार्कास्टिकली बोलना शुरू कर दिया कि लॉर्डशिप आई थिंक आई एम इनकॉम्पिटेंट टू आर्ग्यू बिफोर यू लॉर्डशिप, मेरे पास इतना हुनर नहीं है कि आपको समझा सके। आई थिंक कोई एक सीनियर वकील को मैं एंगेज करूँगा, आपको ये समझाए कि प्राइमा फेसी क्या हो सकता है। तो मैं प्लीज़ गिव मी अ जजमेंट बोल के मैंने कहा ओपन कोर्ट में इंसल्ट कर दिया। ये हिम्मत कहाँ से आता है? ये इंसल्ट करना कोई अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो कहते हैं कि आपके सामने मैं आर्ग्यू नहीं करूँगा, आप करप्ट जज है। अगर कोई दूसरे बोलते हैं कि अपने नितिन जी बोलते हैं कि ट्विटर में तो एवरीडे गालियाँ देते रहते हैं जज को, ये हिम्मत कहाँ से आता है? ये हिम्मत जब आता है हमारे अंदर हमारे राइट्स का हमको कन्विक्शन होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमको नॉलेज होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमको फेथ होगा, हमको ये समझ में भी आएगा कि हमारे राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सके, हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये हमको अगर ये कन्विक्शन है, ये हम जानते हैं, मानते हैं, तभी हम ये बोल सकते हैं। नहीं तो आर्टिकल 19 भी रख लिए, 19 भी रख लीजिए, कोई आपको बोलने का अधिकार आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मौके पर ऑल इंडिया आज के डेट में तो हम ऑल बार एसोसिएशन के नाम से ये मीटिंग इधर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हम जब 1-1.5 महीने का पहले सोचते थे, ये सोचने के समय में जब नितिन जी बोले थे कि ये डेट को करेंगे, तो हमको थोड़ा वर्किंग डे के दिन कैसा करेंगे, लोग आएंगे नहीं आएंगे, बहुत दूर से आना है,
ये बहुत अप्रेंशन था हमें, पर ये अप्रेंशन सारे दूर करते हुए आज का मीटिंग इतना सक्सेसफुल रहा। आप सभी लोग वर्किंग डे के दिन अभी 5 मिनट में 6 होने आ रहा है, और इतना मॉर्निंग से इतना डिसिप्लिन से बैठकर इतने भाषण को सुन रहे हैं, और कई लोग नोट कर रहे हैं, कई लोग बहुत सीरियसली मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। इतना सीरियसनेस से आप कमिटेड वे में आके बैठना कोई साधारण काम नहीं है। हम शायद हमारे ऑर्गेनाइज़र इसको भी इतना उम्मीद नहीं था कि 100 लोग आ जाएंगे, तो लंच भी कम ऑर्डर कर दिया, थोड़े लोग बच गए थे, फिर से सेकंड टाइम ऑर्डर करना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ, हमारे पास कभी भी बच जाता है, पहली बार ऐसा हुआ कि ओवरफ्लो हो गया। तो इतना सक्सेसफुल मीटिंग ऑन ए वर्किंग डे फ्रॉम प्रिविलेज्ड क्लासेस, ये साधारण बात नहीं है, साधारण विषय नहीं है। ये यूनिटी एक अपने आप में एक हिस्टोरिक है, और आज के तारीख ये अपने आप में एक हिस्टोरिक है। हम तेलंगाना हाई कोर्ट में कल बोल के आए थे, तेलंगाना हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने आज यही इवेंट को बार एसोसिएशन ने सेलिब्रेट किया, हैदराबाद के क्रिमिनल कोर्ट ने सेलिब्रेट किया, और कई राज्यों में ये ट्रेंड हमने शुरू कर दिया। ये इवेंट भी किसी को पता नहीं था, पर ये इवेंट को हमने सामने लाया, और ये इवेंट को हर साल बनाएंगे। ये फर्स्ट ईयर है, तो ये साल में पूरा देश में, पूरा हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, बार एसोसिएशन लेवल में ये इवेंट को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और उसी समय पूरा देश भर में ये संगठन निर्माण करने वाले हैं। ये निर्माण करने के दिशा में आज मैं ये मौके पर हमारे सभी मेंबर्स में एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। ये प्रस्ताव ये है कि एसोसिएशन का नाम डिसाइड नहीं हुआ है। ऑल बार एसोसिएशन सोचे थे, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग नाम्स अगर बाहर दिख रहे, कोई ऑलरेडी कोई रजिस्टर करे ऐसा लग रहा है, तो नाम हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। बट ये ऑल इंडिया का बार एसोसिएशंस लेवल में ये संगठन होगा। 1-2 दिन में ये नाम डिसाइड करके रजिस्ट्रेशन को हम भेजेंगे, पर कमिटी इधर अनाउंस करने जा रहा हूँ। नितिन जी, आप स्टेज पे आ जाइए। ये जो भी नाम है इधर उपस्थिति है, वो सभी लोग माई सेल्फ श्रीकांत एंड नितिन मिश्रम, सुप्रीम कोर्ट, अरुण कुशवाहा जी, पटना हाई कोर्ट, कुशवाहा जी, कुछ लोग चले गए, लाल सिंह जी, स्तुति जी इधर उपस्थित नहीं है, नरेंद्र यादव जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।